सेकेंडरी लॉज बता देती हूँ, वहीं पे लिख लो। हाँ जी। ठीक है, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, मतलब लॉ है तो लॉज ऑफ लर्निंग है, बट हम इनको सेकेंडरी कंसिडर करते हैं, यानी कि बाद में। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पैवलोव है वो कहता है कि पहले वो 3 चीजें तो होनी ही होनी चाहिए लर्निंग के लिए, उसके बाद ये जो लॉज हैं आप फॉलो कर सकते हो, मतलब ये भी एसेंशियल है लेकिन ये बाद में आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि एक आता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, बहु प्रक्रियाओं का नियम। मल्टीपल रिस्पॉन्स का यहाँ पे सीधी सी एक चीज है कि हम एक ही बार एक काम करके थक नहीं जाते हैं, बैठ नहीं जाते हैं, हम क्या देते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस उस चीज को देते हैं कि कभी तो होगा। ठीक है, जैसे जिस चीज को हमने ये कहा कि बार बार अगेन एंड अगेन, ठीक है, हम करते रहेंगे, सॉरी पैवलोव नहीं, यहाँ पे हम थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। तो थॉर्नडाइक जैसे उसने अपनी थ्योरी के अंदर ऐसा नहीं था कि बिल्ली एक बार ही पंजा मार के बैठ गई थी कि भाई ये तो होना ही नहीं मुझसे, ठीक है, या ये तो हो ही नहीं रहा, ठीक है, या फिर एक कभी भी हमें एक या दो रिस्पॉन्सेज में हमें ये नहीं पता लगता कि मैं राइट रिस्पॉन्स जनरेट कर पाऊंगी या कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करके पता चलता है। तो वो बस यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आप हारे मत, आप एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, उसको उसी चीज को यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए ये बोला गया है कि आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करें एक किसी भी एक स्टिमुलस के लिए, एक या दो या तीन रिस्पॉन्सेस में ही हार ना मान लें या कह लीजिए बंद ना कर दें उसको वहीं पे। ठीक है, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार, अब जैसे पेपर होता है हम कितनी बार भरते हैं, है ना, कई बच्चों का 5वीं बार में क्लियर हो रहा है, कई बच्चों का मतलब कईयों का तो 10वीं बार में क्लियर होता है, मतलब इतना लंबा चला जाता है, कहीं ना कहीं कोई रीजन हो जाता है कि कभी शादी आ गई है जी, कभी कुछ आ गया, कभी आपने प्रिपेयर नहीं कर पाए बट अटेम्प्ट आ गया, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन आप कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हो, तो एक अटेम्प्ट ऐसा जरूर आएगा। तो वही वो कह रहा है कि आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देते रहिए, कहीं तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लर्निंग होगी ही होगी। सेकंड कहता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखो, एसोसिएट करके नॉलेज को शिफ्ट कर लेना, यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं कि हम ना जोड़ते रहते हैं अपनी नॉलेज को, ठीक है, और एक चीज को एक बार अगर सीख लें तो फिर ऐसा नहीं होता कि मुझे जब भी वो चीज करनी है तो पहले मुझे सीखना ही पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि अगर हम बिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिल्ली ने मान लीजिए अगर मतलब मैं अगर मान के चलती हूँ तो पहले अटेम्प्ट, अगर उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 15 अटेम्प्ट्स में मान लीजिए उसने लीवर को क्लिक किया, ठीक है, तो नेक्स्ट में कितने में किया होगा, मतलब अप्रॉक्स कम या ज्यादा? कम कम, कम है ही ना। हो गया। हाँ जी, तो नेक्स्ट में मान लो उसने 10 लगाए, ठीक है, उसके बाद उसने मान लो 8 अटेम्प्ट्स में किया, उसके बाद कम होते चले गए, है ना, 5 में किया, फिर 2 में किया, फिर उसने एक ही बार में कर लिया। तो ये कम क्यों हो रहे हैं, बाय? और उसने समझ लिया कि इस डायरेक्शन पे जाने पे ही होगा, तो वो जो रॉन्ग डायरेक्शन होगा उस साइड जा ही नहीं रही होगी। बिल्कुल, तो वो क्या है, एसोसिएट करके नॉलेज को क्या कर लेना, शिफ्ट कर लेना। ऐसा ही अगर हम क्लास में लेके चले कि जब हम बच्चे को एक बार हम प्लस माइनस सिखा दिया, है ना, बड़ी बेसिक सी बात कर रही हूँ कि हमने प्लस माइनस सिखा दिया, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन पे आते हैं। बट जब मैं मल्टीप्लाई उसको सिखा रही हूँ, क्या मैं प्लस दोबारा से सिखाती हूँ उसको? मल्टीप्लाई में भी प्लस करना पड़ता है बच्चे को, तो दोबारा प्लस सिखाते हो आप उसको? नो, नहीं सिखाते। एक बार जो नॉलेज उसने ले ली है उसको ही वो एसोसिएट करता है यहाँ पे और शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। ठीक है, मेरी बात को समझ गए, एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या है? यस मैम। फिर एक हमारे पास होता है लॉ ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी कह लो या एनालॉजी, ये काफी बार आया है पेपरों में, मतलब अगर सेकेंडरी में से मैं किसी की बात करूँ तो ये पूछ लेता है, फिर भी बाकियों का तो उसने कभी इतना ध्यान दिया, बाकियों पे हार्डली ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा लॉ नहीं है। ठीक है, लेकिन एनालॉजी के ऊपर जैसे मैंने वन ऑफ द एग्जाम्स में मैंने इसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है कि एनालॉजी का मतलब होता है प्रीवियस को नए से जोड़ना, पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ के पढ़ना।
ठीक है। पुरानी नॉलेज मतलब जो मैंने पहले कभी सीखा होगा या मैंने किसी और काम में सीखा होगा, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे काम करने गई तो वहां पे मुझे यही चीज अप्लाई करनी पड़ी। जैसे अब हम बच्चे को इंग्लिश सिखा देते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इंग्लिश जो है उसको मतलब उसकी एक मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश प्रीवियस नॉलेज है, बट वो उसको बाकी की चीजों में भी लिंक अप करता है, ठीक है। यहाँ पे ना लिंक करने का मतलब होता है कि पिछली चीज को नहीं, जैसे अगर हम साइकिल सीख रहे हैं, हमें अगर साइकिल चलाना आ गया तो स्कूटी चलानी फिर आसान हो जाती है, क्योंकि हमने दोनों प्रीवियस नॉलेज को यूज कर लिया कहाँ पे, न्यू नॉलेज के अंदर। बैलेंसिंग में हमारी यूज हो जाती है, जिनको साइकिल चलाना आता है उनको स्कूटी चलानी बड़ी जल्दी आ जाती है, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट स्कूटी चलाना सीखते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है बैलेंसिंग में, अब जिसने कभी वो चीज की ही नहीं, ठीक है, उसके लिए मुश्किल होती है। अब अगर जैसे ऐसे ही अगर मैंने एक सब्जी बना ली है ना, चाहे वो कैसी भी थी, तो अगर मतलब किसी भी टाइप की सब्जी एक बना ली, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बाकियों में क्या चीजें अप्लाई होंगी, चल जाएगा, समझ गए? प्रीवियस प्लस न्यू, इज इट क्लियर? यस मैम। यस। ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास एक और लॉ होता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड। काफी टाइम हो जाता है ना जब, फिर मैं भी भूलने लगती हूँ। लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, कई जगह ना इसको एटीट्यूड अकेला भी लिख दिया जाता है, सेट एटीट्यूड। यहाँ इसका मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है। इसका मतलब है कि जब भी आप कुछ सीखने जा रहे हो, उसके प्रति आपका जो नजरिया है, आपका जो एटीट्यूड है, वो सेट होना चाहिए, यानी कि आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए उस चीज के लिए कि हाँ ये चीज मैंने सीखनी है या ये चीज मेरे लिए ही बनी है। अब अगर मैं यही सोचती रहूंगी कि गाड़ी चलाना तो लड़कों का काम है, तो दैट मीन्स मेरा पहले से ही सेट एटीट्यूड नहीं था गाड़ी को चलाने का, ठीक है। तो यानी कि मैंने उसके प्रति वो नजरिया रखा ही नहीं कि ये काम मेरा है या मुझे करना है या इस तरीके का। तो वो कहता है कि कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके प्रति आपका जो नजरिया है या आपका जो एटीट्यूड है, दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 4 आपके सेकेंडरी लॉज, चारों क्लियर है? यस मैम। अच्छा, एक चीज बताओ कि हाँ, एक टीचर जब क्लास में चैप्टर इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करते हैं, हम बीएड में करा था हमने, चैप्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं हम? सीधा जाके बोल देते हैं कि आज हम ये पढ़ाएंगे, पीके टेस्ट, प्रीवियस नॉलेज। हाँ, पहले की जो चैप्टर होते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं, उससे एसोसिएट करते हैं। तो वो कौन सा वाला लॉ है सेकेंडरी लॉज में से? लॉ ऑफ एनालॉजी। करेक्ट, लॉ ऑफ एनालॉजी। एसोसिएटिव शिफ्टिंग नहीं है, क्योंकि नो मैं एनालॉजी है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, प्रीवियस को आप नए से अटैच करते हो ना वहाँ पे, कि ताकि मैं उसको यूज कर पाऊँ। अगर नाउन आता है तो नाउन को मैं प्रोनाउन में यूज कर पाऊँ, ठीक है, तो यूसेज आ जाती है वहाँ पे। तो यही क्वेश्चन था आपके, मतलब ये नियम मुझे याद किस पेपर में आया हुआ था, बट आया हुआ था, तो वो लॉ ऑफ एनालॉजी के ऊपर आया हुआ था, ठीक है। तो लॉ ऑफ एनालॉजी के ऊपर आ सकता है आपको क्वेश्चन। ओके जी, तो हमने 3 थ्योरीज वी आर डन विद। नेक्स्ट हम अभी कर लेते हैं बंदूरा की सोशल लर्निंग, ठीक है। हल मैंने कहा था, बट हल ना मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगी पूरा, उसका बहुत बड़ी थ्योरी है, मतलब यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ एंड में खत्म होगी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसका। तो मैं उसको पहले बनाऊंगी स्ट्रक्चर को, उसके बाद ही आपको उस हिसाब से समझाऊंगी, ठीक है। तो सोशल लर्निंग कर लेते हैं हम अभी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये किसने दिया है? बंदूरा ने। बहुत सारे पेपरों में पूछता है बंडूरा की थ्योरी, बहुत सारे पेपरों में, मतलब ऐसा नहीं कि इस है कुछ भी नहीं है इस थ्योरी में, नथिंग एट ऑल, आप कहोगे बस यही था, लेकिन पूछा बहुत जाता है, क्योंकि ना बंदूरा ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप मानोगे कि आप कहोगे कि हाँ मैम ये भी, अब लर्निंग में ना ऐसा ही होता है, आप जिसकी भी थ्योरी पढ़ोगे आप कहोगे हाँ हाँ ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, लेकिन बंदूरा ने काफी हद तक प्रैक्टिकल लाइफ की बात की है, क्योंकि यहाँ पे वो सामाजिक अधिगम की बात कर रहा है, यानी हम समाज से क्या सीखते हैं।
बंदूरा का मानना है कि हमारी जितनी भी लर्निंग है वो पूरी की पूरी हमारे समाज से संबंधित है, या कह लीजिए हम वहीं से सीखते हैं। मतलब वो कहता है स्कूल एजुकेशन में नहीं हम इतना कुछ सीखते, मतलब वहां तो कुछ बंधे हुए चैप्टर्स होते हैं, और स्कूल लर्निंग में भी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ बैठते हैं, पता लगता है बहुत सारी चीजें, तो वहां भी सोशल लर्निंग ही हो रही होती है। ठीक है, अब बंदूरा क्या कहते हैं, बंदूरा का पहले तो एक्सपेरिमेंट सुन लो किस पे था। ठीक है, बंदूरा का एक्सपेरिमेंट था दो ग्रुप्स पे, 2 ग्रुप्स ऑफ किड्स, बच्चों के 2 ग्रुप थे। जैसे ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ठीक है, ग्रुप 1 को उन्होंने लव मूवीज दिखाई, ग्रुप 2 को उन्होंने एक्शन मूवीज दिखाई। ठीक है, जब ये किया उन्होंने, ठीक है, तो ग्रुप 1 वाले जो बच्चे थे वो काफी अफेक्शनेट थे, यानी कि आप कह लीजिए कि प्यार से रहने वाले बच्चे बने, यानी उन्होंने वैसा ही बिहेवियर शो किया, कहने का मतलब है। लेकिन इन्होंने काफी एंगर शो किया। ठीक है, एक मिनट, हेलो, गुड इवनिंग दीदी। हाँ जी, हाँ जी दीदी। ओके, नहीं वीडियो अभी तो नहीं भेजे मैंने, बट नोट्स भेज दिए थे पिछले वाले। हाँ, एनवायरमेंट करवाया था। अभी ना मैं क्लास में हूँ, क्लास के बाद भेजती हूँ आपको 6:30। ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो ये जो बच्चे थे जिनको तो लव मूवीज दिखाई, वो तो अच्छे प्यार भरे प्यार से रहते थे, ठीक है, लड़ते वड़ते नहीं थे। लेकिन ये वाले जो बच्चे थे जिनको एक्शन मूवीज दिखाई गई, वो वैसा ही बिहेवियर शो कर रहे थे, दैट मीन्स वो एंगर शो कर रहे थे। ठीक है, तो अब इस चीज से बंदूरा ने यहाँ पे क्या निकाला, ठीक है, इस चीज को ना एक बार ऐसे एक्सपेरिमेंट भी लिख दिया था उन्होंने। मतलब उन्होंने कहा कि एक कोई साइंटिस्ट, उन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसके अंदर बच्चों को ऐसा ऐसा दिखा रहा है और ये हो रहा है। ठीक है, बच्चे वैसा ही बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको हम सोशल लर्निंग कहेंगे, जो बंदूरा की थ्योरी से है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट को एग्जाम्पल बना के दे दिया था। ठीक है, इसका अदर नेम अगर आपसे पूछ ले इसी थ्योरी का, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इसको कहते हैं, क्योंकि बंदूरा कहते हैं कि जो भी बच्चा ऑब्जर्व करता है, बच्चा वही सीखता है। ठीक, यानी कि उसको जो दिखता है, जो वो नोटिस करता है, उसको वही सीखना। अब देखो, इसके अंदर यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से जो बंदूरा ने निकाला अपनी थ्योरी के अंदर, उन्होंने 3 मेन चीजों में बिलीव किया। कौन कौन सी? नंबर 1 कि बच्चा ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन लिख लो, कि बच्चा अवलोकन, यानी कि जो देखता है वही सीखता है। ठीक है, फिर बच्चा मतलब इमिटेशन में ये बिलीव करते हैं, मतलब नकल करना। बात वही है कि पहले बच्चे ने नोटिस किया, फिर उसी चीज को उसने नकल करता है। ठीक है, इमिटेशन। तीसरी चीज जो यहाँ से निकल के आई उनकी थ्योरी से, वो है मॉडलिंग। ये जो मॉडलिंग वर्ड मैं लिख रही हूँ, इसे हिंदी में भी मॉडलिंग ही लिखा जाएगा आपके पेपर में। तो मॉडलिंग जो वर्ड है वो बंदूरा ने ही अपनी थ्योरी से जनरेट किया है। ठीक है, कहीं भी पेपर में मॉडलिंग वर्ड आ जाए, डायरेक्टली बंदूरा से रिलेट होता है, क्योंकि और किसी भी थ्योरिस्ट ने मॉडलिंग की बात नहीं की है। ठीक है, यहाँ पे जो मॉडलिंग का मतलब जो है ना, वो रोल प्ले है। रोल प्ले मतलब बच्चा वैसा ही करता है। अब जैसे मैं आपको जनरली जो बंदूरा का कॉन्सेप्ट जो है, मतलब अगर आप थॉरली इसको पढ़ोगे बंदूरा को, तो एक ही चीज निकल के आती है कि मतलब जो अगर मैं अपने वर्ड्स में कहूँ कि आप आज की डेट में, जैसे आप अगर एक सिस्टर भी हो, एक डॉटर भी हो, एक मदर भी हो, है ना, एक मतलब मान लो कितने सारे रोल्स है आपके, है ना। रोल प्ले मतलब जितने भी ऐसे सेम जेंट्स के हैं कि वो फादर भी हैं, वो ब्रदर भी हैं, वो हस्बैंड भी हैं, वो ठीक है सन भी है। तो जितने सारे हमारे रोल्स होते हैं, वो हम कहाँ से सीखते हैं? हम उसकी कोई क्लास लेते हैं कि हाउ टू बिकम अ गुड मदर और हाउ टू बिकम अ गुड सिस्टर? कहाँ से पता लगते हैं? अपने फैमिली और आसपास के एनवायरनमेंट को देखिए। वो होती है उससे ना। एक मिनट होल्ड रखोगे, 1 मिनट बस।
हाँ जी, तो इसके अंदर हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हम ये कहाँ से सीखते हैं, हम ये स्कूल से तो सीखते नहीं है। तो हम ये सारे रोल्स निभाने या ये सारी चीजें कि हम कैसे इस भूमिका को निभाएंगे, वो कहाँ से सीखते हैं हम? हेलो। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम ये सब चीजें हम अपनी फैमिली और आसपास के लोगों को देख के सीखते हैं। हाँ, जैसे हमने अपनी मदर को देखा होगा तो उस हिसाब के ही हम बनते हैं, जब मतलब हम नर्चर करेंगे किसी को या करते हैं। और जैसे हमने दूसरी सिस्टर्स को देखा है, जो चीजें उनकी ड्यूटीज हैं, या जो भी डॉटर्स को देखा है, ठीक है, जैसे हमने देखा है हम वैसा करते हैं। या ये कोई कहीं पे लिखा तो है नहीं है, या कहीं पे कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं है इनमें से कोई भी चीज, है ना। तो वही चीज यहाँ पे रोल प्ले को मेन फोकस में रखते हुए, इसीलिए बंदूरा ने अपनी थ्योरी का नाम भी सोशल लर्निंग, कि हम समाज से ही सीखते हैं। मैक्सिमम लर्निंग हमारी सोसाइटी से होती है अकॉर्डिंग टू बंदूरा। जितनी चीजें हम ये सारी चीजें हमें स्कूल में तो जैसे सिखाते नहीं, करिकुलम में तो होती नहीं है ये चीजें, तो हम ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं, ठीक है। सो उसी को ही उसने मॉडलिंग कहा है। मॉडलिंग मतलब एक रोल निभाना, ठीक है, और उस रोल को उसने कहा है कि हम इमिटेट करते हैं, हम बस कॉपी करते हैं, जैसा हम देखते हैं हम भी आगे वैसे ही बनने लगते हैं। कि हाँ अच्छा, एक मदर जो होती है ना, वो ऐसी होती है, लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, केयर होती है बहुत ज्यादा, ये होती है वो होती है। तो इस तरीके से जैसा हम देखते हैं वही चीज हम करते हैं। अब मॉडलिंग की आपको स्टेजेस भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, स्टेजेस ऑफ मॉडलिंग, क्योंकि मॉडलिंग को ही बंदूरा ने मेन रखा है अपनी थ्योरी में। स्क्रीन भी शो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो मैम। अब यस मैम। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ मॉडलिंग क्या है? ये स्टेजेस जहां भी मैं कहीं भी, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे पेपर वन है, चाहे कुछ भी है, जहां मैं स्टेजेस लिखती हूँ उसका सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए आपको। स्टेजेस मतलब क्वेश्चन सीक्वेंस में से आता है ज्यादातर, ठीक है। तो अब इसकी स्टेजेस क्या है? नंबर 1 कहता है अटेंशन। अटेंशन मतलब बच्चा ध्यान देता है पहले तो चीज पे। नंबर 2 रिटेंशन, ये आसान सी है, याद हो जाएंगे। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, या प्रोडक्शन भी लिख देता है इसको ऑप्शन में कई बार। मोटिवेशन। देखो पहले बच्चा हर चीज पे क्या देता है, नोटिस करता है उसको, है ना, ध्यान देता है, ठीक है, अटेंशन देता है, फिर उसको याद कर लेता है, यानी रिमेम्बर आप कह सकते हो, ठीक है, याद कर लेता है, रिटेन कर लेता है, अपने माइंड में फिट कर लेता है कि अच्छा ना ये चीज अच्छा ऐसे होती है, ऐसे होती है। बच्चे शुरू से कीन ऑब्जर्वर होते हैं, जैसा आप उनके सामने शो करोगे वो वैसा ही करेंगे, है ना। तो वैसा कैसे करेंगे, उन्होंने अपने माइंड में वो चीज सेट कर ली होती है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? वो खुद करेंगे उस चीज को, ठीक है। प्ले, यानी कि प्ले मतलब प्रोड्यूस, मतलब वो उस बिहेवियर को खुद दर्शाएंगे फिर उसके बाद। बट यहाँ पे मोटिवेशन का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है? मोटिवेशन मतलब हम उनको मोटिवेट करेंगे? नहीं पता। देखो मोटिवेशन के यहाँ पे दो मतलब है। दो का मतलब क्या है कि एक तो अगर बच्चे ने कोई, जैसे मान लो उसने देखा कि अच्छा मेरे घर में ना सभी सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करते हैं एक दूसरे को, है ना, उसने नोटिस किया, उसने इस चीज को दिमाग में फिट भी कर लिया और उसने खुद भी गुड मॉर्निंग कहा, है ना, एक दिन उसने खुद ही आके सबको गुड मॉर्निंग विश किया, ठीक है। आप इस चीज को मोटिवेट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे? मोटिवेट करेंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ। हाँ जी, तो हम उसको मोटिवेट करेंगे कि वाओ वेरी गुड, है ना, आपको तो आपने ये सीख लिया। अब यही सेम चीज अगर ऐसा ही कोई बिहेवियर बच्चे ने गलत सीख लिया, मान लो उसने किसी को गाली देते हुए सुन लिया, अब उसने पहले तो अटेंशन दी, फिर उसने रिटेन कर लिया, एक दिन उसने खुद ने भी गाली दे दी,
उसको पता चल गया कि जब गुस्से में होते हैं ना तो ऐसा ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसने उस एक्शन को कर दिया, या चाहे थप्पड़ मारना, गाली देना, स्मोक करना, अगर वो थोड़ा बड़ा है तो स्मोक करना अगर सीख लिया, या कुछ भी है, तो उसने वो बिहेवियर शो किया, तो अब क्या आप उसको मोटिवेट करेंगे? नो मैम। ऑफ कोर्स नॉट, है ना। तो ये जो मोटिवेशन का जो पॉइंट है, ये हम डिपेंड करता है कि बच्चे का बिहेवियर किस तरह का रिप्रोड्यूस हुआ है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जब मोटिवेशन उसको यहाँ से नहीं मिलती ना, वो दोबारा अटेंशन देता है कि व्हाट इज द राइट बिहेवियर देन, ठीक है। तो ये स्टेजेस जो हैं ये इसी तरह से चलती रहती है और पूरी जिंदगी हम, अब कहीं, अच्छा ऐसा भी बताती हूँ मैं, कई पेरेंट्स जैसे क्या करते हैं ना, बच्चे को बोलते हैं, अच्छा हमारे बच्चे को ना जैसे गाली देनी भी आती है, मतलब आई यूज्ड टू सी रील्स एंड वीडियोस आल्सो कि जहाँ पे बच्चों को ये बोल रहे हैं कि निकाल के बता, है ना, मतलब गाली निकाल के बता, या मतलब ऐसा रॉन्ग बिहेवियर उनको अच्छा लग रहा है, अच्छा हमारा बच्चा ऐसे भी कर, अच्छा तुम करके दिखाओ। अब अगर आपने थोड़ी सी भी स्माइल दे दी ना उसको उसके गलत बिहेवियर पे, या मतलब उसने कोई चीज उठा ली लेकिन आपने उस चीज पे स्माइल दे दी, या आपने उस चीज को, वो क्या हो गया, वो एक इनडायरेक्ट मोटिवेशन हो गई। उसको लगेगा मैंने तो कुछ अच्छा ही किया होगा, उसको थोड़ी पता अच्छे बुरे का, उसको लगेगा मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा इसीलिए मुझे बार बार करने को कह रहे हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को आपने देखा होगा ऐसे भी बोलते हैं कि थप्पड़ मार के इसको मारो, इसको एक थप्पड़ मारो, मार के दिखाओ जरा थप्पड़। तो इस तरीके की जब चीजें बोलते हो आप, उससे क्या मिलती है, बच्चे को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो वो मोटिवेशन फिर ना वो उस बिहेवियर को पका देती है, मतलब कि एकदम से फिक्स कर देती है अकॉर्डिंग टू बंदूरा। तो वो कहता है कि आपको राइट बिहेवियर पे ही मोटिवेशन देनी है, रॉन्ग बिहेवियर पे अगर आपने थोड़ा भी मोटिवेट कर दिया तो वो बिहेवियर फिक्स हो जाएगा, फिर वो दोबारा से अटेंशन नहीं देगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब यही हुआ ना कि मैम मोटिवेशन भी दो टाइप्स की निकल के आएंगी, या नेगेटिव या पॉजिटिव, और फिर अगर नेगेटिव है तो उसको दोबारा रिपीट फिर ये चीज होगी। नहीं, मोटिवेशन तो एक ही तरह की है, या तो आप दोगे या तो आप नहीं दोगे, है ना, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। इसमें है कि या तो मैं दूंगी मोटिवेशन या तो मैं नहीं दूंगी, एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन कि कैसा बिहेवियर बच्चा मेरे सामने राइट बिहेवियर पे देंगे, अदरवाइज फिर उसको यस, अदरवाइज देंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बंदूरा ने इस थ्योरी को बोला है। बस इस थ्योरी में इतना ही, आपको इसका एक्सपेरिमेंट जरूर याद रखना है, जो चीजें मैंने मॉडलिंग के बारे में बोली वो जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बंदूरा पे कई बार आता है, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब एक और इनकी एक और थ्योरी है जो कि एग्रेशन पे है, ठीक है। एग्रेशन पे एक और थ्योरी है जिसके अंदर इन्होंने एक बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट किया था। बोबो डॉल के ऊपर आपको मैं, नेट पे बैठने का फायदा ये है कि हम साथ के साथ दिखा सकते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया गया, बोबो डॉल के ऊपर इन्होंने ना एग्रेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे आप ये देख रहे हो, ये बच्चा जो है, ये बोबो डॉल होती है, जिसको उसने अगर ये इसको गिराने की कोशिश भी करेगा ये दोबारा से उसी उस पे आ जाएगी, ठीक है। इसका नीचे का जो नीचे का जो लेवल होता है वो भारी होता है। हमने छोटे जब हम थे तो हम ऐसे खिलौने भी आपने देखे होंगे ऐसे, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो लो होता है, लेकिन यहाँ से नीचे से बेस हैवी होता है। तो इसको आप जितना मर्जी पंचिंग बैग की तरह, कि जितना मर्जी आप इसको वो करोगे वो उतना ही, हाँ, वो दोबारा बैक आ जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है ये बच्चा, पता है क्या कर रहा है, ये अपना एग्रेशन निकाल रहा है इसको मार मार के, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे तो सिंपल सा आया था कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने किया था अपने थ्योरी में, तो किसने किया था, मतलब बंदूरा ने किया था। आप साइड पे नोट डाल के लिख लो, लेकिन वो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का नहीं था, ठीक है। वो एग्रेशन की थ्योरी थी इनकी, यानी वो बच्चों का एग्रेशन चेक करना चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोशल लर्निंग के बीच में आता है। यानी कि हम एग्रेशन भी वहीं से सीखते हैं ना, कि कैसे निकालना है, कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वो थप्पड़ मार के या किसी को मार के या किसी को कुछ भी, है ना, चीजें फेंक के अपना बिहेवियर मतलब अपना वो शो कर रहे हैं कि एग्रेशन। तो बच्चे भी सेम अपने खिलौनों के साथ वही चीज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये हुई आपकी बंदूरा की थ्योरी। नेक्स्ट मैं आपको कोहलर करवा देती हूँ क्योंकि वो हो जाएगी। कोहलर की थ्योरी का नाम क्या है, याद है?
इनसाइट लर्निंग। सोच कर करना। हाँ जी, इनसाइट लर्निंग। थ्योरीज के नाम जरूर याद रखना, कई बार क्वेश्चन इतना आसान आता है, नेट लेवल पे भी इतना आसान आता है, बस वो मैचिंग दे देता है कि कौन सी थ्योरी किसकी है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, कोहलर। अब कोहलर इनसाइट का मतलब होता है सूझ, ठीक है, तो ये सूझ का अधिगम का सिद्धांत है। सूझ मतलब जब हम अपने माइंड को यूज करते हैं, जैसे जितनी भी एसआर थ्योरीज थी, ठीक है, स्टिमुलस दिया रिस्पॉन्स आया, स्टिमुलस दिया रिस्पॉन्स आया, वहां पे ना माइंड कहाँ कितना यूज हो रहा है ये इस चीज की बात नहीं की गई थी। बट इस तरीके की जो थ्योरीज है वो SOR थ्योरीज कहलाती हैं। एस जैसे हल की थ्योरी भी SOR है। SOR ओ का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम अपने जैसे स्टिमुलस आया, फिर मैंने उसको सोचा कि मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, फिर रिस्पॉन्स दिया। तो बीच का जो ये चीज है वो प्रोसेस को दर्शाती है, यानी आपके माइंड में ऐसा क्या प्रोसेस चला कि आपने वो रिस्पॉन्स दिया, तो उसी चीज के थ्रू हम यहाँ पे इंसाइट देखेंगे। इंसाइट का मतलब कि अगर हम अपने माइंड को यूज करते हैं किसी भी दिए गए चीज में, वो तो ये SR वैसे है, ये SR थ्योरी नहीं है, डोंट राइट इट SR थ्योरी, ठीक है, ये मैं बताती हूँ कौन सी थ्योरी है, ये है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है यहाँ पे एक समस्या दी जाएगी जिसका समाधान ढूंढा जाएगा। कौन ढूंढेगा वो समाधान? चिंपैंजी। चिंपैंजी जिसका नाम क्या है? सुल्तान। हाँ जी, ठीक है, तो सुल्तान यहाँ पे जो है वो एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर किया गया है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है कि अब हम एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी सारी थ्योरी ही एक्सपेरिमेंट में छुपी हुई है। तो एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं कि एक बड़ा सा केज लिया है, ठीक है, उसके अंदर एक चिंपैंजी है, ठीक है। अब चिंपैंजी के लिए क्या किया गया है कि कुछ बनानास जो हैं वो चिंपैंजी के लिए बहुत ही हाइट के ऊपर लटका दिए गए हैं, मतलब उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है वहां तक, उसने कोलर ने लटका दिए हैं, ठीक है। अंदर उसने क्या रख दिया, उसने 3 तो स्टिक्स रख दिए, ठीक है, नहीं 2 स्टिक्स, सॉरी 2 स्टिक्स और 3 बॉक्सेस ऐसे, ठीक है। पिंजरे के अंदर उसने 2 स्टिक्स रख दिए और 3 बॉक्सेस रख दिए और काफी हाइट के ऊपर बनाना है। तो अब चिंपैंजी को तो कहा क्या करना है, सॉल्यूशन देना है कि बनाना टूटेंगे कैसे या बनाना उसके पास आएंगे कैसे, ठीक है। ये काम वो कई अटेम्प्ट्स में करता है। कई अटेम्प्ट्स में क्योंकि वो अपना दिमाग लगाता है, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट के अंदर जो चिंपैंजी है वो क्या करता है, सीधा ही एक डंडा उठाता है, ओनली 1 स्टिक यूज करता है, ठीक है, और दो स्टिक्स यूज करता है, दोनों स्टिक्स को आपस में जोड़ लेता है, ठीक है। आपस में जोड़ लेता है मतलब इन दोनों स्टिक्स को इस तरीके से जोड़ लेता है, ठीक है। दोनों स्टिक्स को जोड़ के बनाना तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन बनाना नहीं टूटते, ठीक, फिर भी मतलब पहुंचता नहीं। फिर वो क्या करता है, एक डिब्बा उठाता है छोटे वाला या कोई भी, उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर से दोनों स्टिक्स को यूज करता है, ठीक है। अब इससे भी बनाना टूटते नहीं, ना तो दोनों स्टिक्स को यूज करने से टूटते, ना एक स्टिक को और दोनों डंडों को, ठीक है। फिर तीसरे लास्ट फिर वो सोचने लगता है अब क्या करूं, फिर वो सोचता है कि मेरे पास 5 चीजें हैं, मुझे सारी यूज करनी है, ठीक है, तभी समाधान निकलेगा। तो अब ये क्या चीज है कि जैसे एक ये उसने क्या किया, यहाँ पे रखा, उसने दिमाग लगाया, देखो, फिर यहाँ रखा, फिर उसने इसको यहाँ रखा, 3 अलग अलग शेप्स थी, उसने समझा कि इन शेप्स का भी कोई मतलब है। और देखो उसने डब्बों को एक साथ जोड़ा और डंडों को एक साथ जोड़ा, ऐसा नहीं कि डब्बे को डंडे के साथ जोड़ दिया, है ना, मतलब उसने ये चीजों को समझा कि एक जैसी जो चीजें हैं उनको मुझे किस तरह से अरेंज करना है। उसने प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी मतलब उनकी एक जैसी जो शेप है या उनकी निकटता, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, निकटता, यानी कि कितनी कैसे मैच करते हैं वो आपस में। तो उसने 3rd अटेम्प्ट इस तरीके से दिया और सारी चीजों का यूज किया, उससे क्या हो गया, बनाना टूट गए, ठीक है, यानी कि हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया चिंपैंजी को।
तो इस थ्योरी से क्या निकल के आता है, इतना समझ में आ गया ये एक्सपेरिमेंट? यस मैम। ठीक है, इस थ्योरी से निकल के आता है कि ये लोग बिलीव करते थे गेस्टॉल्ट के कॉन्सेप्ट में, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट के बारे में कुछ जानते हो? कहीं पढ़ा है गेस्टॉल्ट का मतलब? गेस्टॉल्टवादी सिद्धांत होता है जो सूझ पे ही आधारित होता है। मतलब इस थ्योरी को गेस्टॉल्ट थ्योरी भी बोल दिया जाता है कई बार। अब गेस्टॉल्ट क्यों बोला जाता है? गेस्टॉल्ट, पहली बात तो बड़े सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये किसी बंदे का नाम है। नहीं, ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, ये एक शब्द है। ठीक है, ये जो वर्ड है वो एक जर्मन वर्ड, ग्रीक नहीं है, जर्मन वर्ड है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी भाषा का वर्ड है? जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है होल, मतलब इंग्लिश में कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं पूर्ण हिंदी में। तो पूर्ण का मतलब क्या है कि जब तक हम सभी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी समस्या के लिए, यानी उसे हर पहलू से नहीं देखेंगे, जैसे यहाँ पे इसने सभी चीजों का प्रयोग किया तभी जाके इसको सॉल्यूशन मिला, इसी तरीके से जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब तक हम उसे हर पहलू से नहीं देखेंगे, एज अ होल नहीं देखेंगे, पूर्ण रूप से नहीं देखेंगे, तो मैं उसको सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी। आधा अधूरा तो मैं उसको कभी सोल्यूशन दे ही नहीं पाऊंगी जब तक उसको पूरी तरह से नहीं देख लूंगी। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे ये होल कह रहा है। क्लियर? यस। इसके अलावा जो इस थ्योरी से आपको क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेरिमेंट तो चलो आपने सीख लिया, याद कर लिया। इसके अलावा इस थ्योरी में बस गेस्टॉल्ट का मीनिंग पूछ लिया जाता है या कौन सी भाषा का शब्द है ये पूछ लिया जाता है। लेकिन अब हम अगर गेस्टॉल्ट की ही बात करें तो क्वेश्चन ये भी आता है कि गेस्टॉल्ट जो है कितने कौन से थ्योरिस्ट हैं जो गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछ ले कि गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट इनमें से कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। तो फर्स्ट हमारे पास आते हैं वर्दिमर। वर्दिमर को फादर ऑफ दिस गेस्टॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, गेस्टॉल्ट स्कूल, फादर ऑफ गेस्टॉल्ट स्कूल, वर्दिमर। अब वर्दिमर जो थे, वर्दिमर एक मतलब यूनिवर्सिटी, अब मुझे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद, बट वर्दिमर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और पढ़ते मतलब पढ़ रहे थे जिस टाइम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यही सारा कुछ करके देख रहे थे। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो गेस्टॉल्ट था, जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे ऑलरेडी। फिर उसके बाद ना दो लोगों का एडमिशन हुआ उसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, किसका? कोफ्का एंड कोहलर। कोहलर। हाँ जी, इन तीनों तभी ने इस थ्योरी का मिलके, नाम भी कोहलर। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं ये तो थ्योरी फिर थ्योरी को उसने अपना कोहलर भी एंड कॉन्सेप्ट कॉफका। दिया। हाँ जी, उसने अपना भी कॉन्सेप्ट दे दिया, बट इन तीनों ने ही गेस्टॉल्ट के कॉन्सेप्ट पे काम किया था। उसके बाद ये भी दोनों इसके साथ ही मिल गए थे फिर। ठीक है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन वर्दिमर का माना जाता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर, मतलब गेस्टॉल्ट स्कूल के अंदर। बट जो कोफ्का है, ठीक है, कोफ्का जो है वो उसको प्रमोशन के लिए ज्यादा माना जाता है। प्रमोशन का मतलब क्या है? मतलब जैसे ना मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया तो शहर शहर में जाके उसको प्रमोट करना, ये काम कोफ्का ने बहुत किया। कोफ्का को ज्यादातर गेस्टॉल्ट की, जैसे वो अमेरिका गया इसके बाद, ठीक है, वो और देशों में गया, उसने अपने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया लोगों को, ठीक है, और बताया कि देखो हम इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा, तो प्रमोट किया उसने बहुत ज्यादा। अदरवाइज काम भी किया उसने, लेकिन प्रमोशन जितनी भी थी वो कोफ्का की तरफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन था उसका। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, बस ये सारा कुछ आपको गेस्टॉल्ट थ्योरी में से। कोहलर थ्योरीज के नाम साथ साथ याद कर लेना। इसके अलावा अब दो थ्योरीज रह गई हैं, वो मैं आपको कल करवाती हूँ। एक हल की, कितनी होगी? 5 होगी ना हमारे पास? यस मैम। 2 आज कर लिया मैं।
तो एक तो हल की थ्योरी करेंगे हम, और एक हम करेंगे वो कर्ट लेविन। कर्ट लेविन में से भी काफी मतलब कर्ट लेविन काफी ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल पेपरों में। कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी है, वो बहुत कम कराई जाती है, मतलब बीएड में तो वो होती भी नहीं है, एमएड में हमें फिर भी कराई जाती है, बट हाँ हमें आती है वो। ठीक है, एक मैम गैगने की भी है। गैगनी की तो सिर्फ स्टेजेस ही हैं, वो मतलब उसमें कुछ स्टेजेस ही हैं। समझाना नहीं है, मैं बस उसको ऐसे ही बताऊंगी कि क्या स्टेजेस है। हाँ वो स्टेजेस है रटने, उसके। वो रट्टा है पूरा गैगने। हाँ वो तो याद ही करना पड़ेगा। हाँ जी, बस वो आपको याद है, मतलब उसमें कोई कौन से, जैसे इसमें तो काफी समझना पड़ता है ना, इन थ्योरीज में टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत, बट वो इतना टाइम नहीं लेते उसमें, तो मैंने बता ही देना बस कि क्या स्टेजेस है, आपको उनका सीक्वेंस याद करना है, क्योंकि है ही गैगने की स्टेजेस ऑफ लर्निंग की थ्योरी है, मतलब स्टेजेस ही हैं उसने जो हमें दिए हैं। तो वहां पे क्वेश्चन भी सीक्वेंस, जहां भी स्टेज लिखा है ना कि ये चीज इस चीज की स्टेजेस है, क्वेश्चन वहां पे सीक्वेंस से ही आता है, चाहे वो कोई भी यूनिट क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है, और साथ साथ रिवाइज करते रहना, थ्योरीज के नाम याद कर लेना कि किस थ्योरिस्ट ने दी है, क्योंकि इसके बाद जब एंड होगी ना साइकोलॉजी तो आप कहोगे मैम इतनी सारी थ्योरीज पढ़ने के लिए सब मर चुके हो, तो इसलिए अभी अभी साथ साथ करते रहना। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन?